तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम और हमारे अध्याय रासायनिक बल गतिकी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक बेटा हमने अभिक्रिया की दर की बात कर ली। अब हम समझना चाह रहे हैं दर समीकरण कि अगर मेरे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके लिए मैं एक दर समीकरण कैसे लिख सकता हूं। तो चलिए बेटा बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर समीकरण कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए आपके पास रासायनिक अभिक्रिया बेटा A प्लस बी जो आपस में मिलकर के बना रहे हैं C प्लस डी, ये कोई आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। तो अब इसके लिए आप क्या बनाना चाह रहे हैं बेटा, दर समीकरण। मैं पहले ही बता दूं बेटा इस अध्याय में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक होता है दर समीकरण और एक होता है दर नियम। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं दर समीकरण की, दर नियम अलग है बेटा। तो इसके लिए दर समीकरण हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दें। अभिक्रिया की दर को हमने R से प्रदर्शित किया, ठीक है ना, दर या बेटा R से प्रदर्शित करेंगे। तो दर बराबर क्या लिखूंगा मैं, अभी तक हमने सीखा बेटा दर बराबर सांद्रता में परिवर्तन। किसकी सांद्रता में परिवर्तन, जो भी अभिकारक है या जो भी उत्पाद है उसकी सांद्रता में परिवर्तन। तो पहले बेटा ए के लिए लिखता हूं मैं, ध्यान देना। ए के लिए जब मैं लिख रहा हूं तो सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा, सांद्रता के लिए बेटा हम ये चिन्ह बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का, ऐसा बेटा ब्रैकेट बनाते हैं, ये ब्रैकेट है सांद्रता का चिन्ह। पूरे अध्याय में बेटा ध्यान रखेंगे जहां भी मैं ये ब्रैकेट बनाऊंगा ये किसे बताएगा, ये बेटा सांद्रता को बताएगा। किसे प्रदर्शित करेगा, ये सांद्रता को। तो जब भी हमें सांद्रता लिखनी है बेटा तो हम ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे। तो परिवर्तन किस में बेटा, सांद्रता में। किसकी, पहले ए के लिए लिख रहे हैं तो ए की सांद्रता में परिवर्तन। इसका मतलब हुआ बेटा ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल यानी डेल्टा टी। लेकिन बच्चों यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने पहले भी समझा था ये बात कि अभिकारक की सांद्रता लगातार समय के साथ कम होती है, तो उस कमी को बताने के लिए यहां पर हम ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं। लेकिन इसका उपयोग केवल हम अभिकारक में करेंगे, उत्पाद में ऋण लगा दिए तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। तो ये हो गया। अब बी के लिए लिखते हैं इसे हम। बी के लिए अगर लिखेंगे तो फिर से ऋण लगा दूं क्या बेटा, मैं बिल्कुल लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, बी मेरा एक अभिकारक है इसलिए ऋण तो लगाऊंगा। परिवर्तन, परिवर्तन के लिए बेटा डेल्टा, किसमें परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता के लिए बेटा ये ब्रैकेट बनाए, किसकी सांद्रता, बी की सांद्रता बटे डेल्टा टी। आराम से समझे बच्चों, इत्मीनान से समझे। फिर आगे देखें, अगला है हमारा उत्पाद। तो जब बेटा उत्पाद के लिए दर लिखेंगे तो अब माइनस नहीं लगाएंगे, ऋण नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये समय के साथ बढ़ता है, कम नहीं होता बेटा। तो अब क्या लिखेंगे, केवल हम परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, सांद्रता में। किसकी सांद्रता में बच्चों, सी की सांद्रता में बटे डेल्टा टी, ठीक है। फिर डी के लिए जब हम लिखेंगे तो फिर से वही सांद्रता में परिवर्तन, किसकी सांद्रता में, डी की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा टी। इस प्रकार से हमने ये लिख लिया अपना क्या, दर समीकरण। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए बेटा ये हो गया आपका क्या, दर समीकरण। तो बड़े आराम से आप किसी भी अभिक्रिया के लिए ऐसे एक दर समीकरण बना सकते हैं। चलिए ये तो बहुत सिंपल टाइप की अभिक्रिया थी। अब आगे देखते हैं बेटा हम, अगर अभिक्रिया कुछ ऐसी रही कि सामने बेटा कुछ मोल दिए हैं, मतलब बेटा कुछ रस समीकरण मिति गुणांक, यानी कि जब हमने अभिक्रिया को संतुलित किया तो सामने जो नंबर आए हैं बेटा, जो संख्याएं लगी हैं, उसको हम बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। N1A N2B क्या बना रहे हैं बच्चों आपस में मिलकर के, N3C और N4D, ये बन रहा है बेटा, ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लिखना चाह रहे हैं दर समीकरण R बराबर। तो बेटा कैसे लिखेंगे, बड़े ध्यान से समझें। पहले तो ऋण लगा दूं मैं, क्यों, क्योंकि मैं ए के लिए लिखने जा रहा हूं, ए मेरा अभिकारक इसलिए ऋण लगाया। परिवर्तन बेटा डेल्टा, किसमें परिवर्तन, ए की सांद्रता में, ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा टी। अब बच्चों ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो N1 है
यानी कि जो रस समीकरण में थी गुणांक है, जो संख्या सामने लिखी हुई है, ये हमेशा हम भाग में नीचे ले आते हैं बेटा, यानी कि ये n1 यहां पर नीचे आ जाएगा। अब क्यों आ जाएगा ये बात मैं समझा पाऊंगा बेटा थोड़ा आगे, आप अभी तो लिखना सीखिए, है ना। फिर से बेटा माइनस डेल्टा बी की सांद्रता बटे n2 डेल्टा टी, मतलब बेटा जो भी रस समीकरण में थी गुणांक है वो भाग में नीचे लिखा जाएगा। फिर c के लिए जब मैं लिखने जा रहा हूं बेटा तो माइनस लगाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, और c के लिए बेटा हम तो सीधे भी लिख सकते हैं डेल्टा c की सांद्रता बटे n3 डेल्टा टी। n3 जो उसका रस समीकरण में थी गुणांक है उसको हमने बटे में ले आया। फिर से बेटा अब हम d के लिए इसी बात को लिखना चाह रहे हैं, तो d की सांद्रता में परिवर्तन बटे n4 डेल्टा टी। कुल मिलाकर के बेटा अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई रस समीकरण में थी गुणांक है, मतलब बेटा ऐसा अंक जो संतुलित करने के लिए सामने लगाया गया है, तो उसे हम बटे में नीचे ले आएंगे। चलिए एक दो अभिक्रियाओं के लिए मैं पहले सिखाता हूं, फिर हम कुछ और बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक अभिक्रिया है N2 गैस प्लस O2 गैस, ये बना रहे हैं बेटा 2NO गैस, ठीक है। अब इसके लिए मुझे लिखना है क्या, दर समीकरण, तो लिख देंगे बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, R बराबर क्या लिखेंगे बेटा, माइनस लगाएंगे परिवर्तन किसकी सांद्रता में, N2 की। अब माइनस क्यों लगाए ये अब नहीं बताऊंगा बेटा मैं, ये माइनस आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि नाइट्रोजन जो कि एक अभिकारक है ये समय के साथ कम होगा, बटे डेल्टा टी। अब बेटा देखो सामने कोई संख्या नहीं है तो मैंने नीचे कोई संख्या नहीं लगाया। फिर O2 भी आपका अभिकारक है तो माइनस लगाना पड़ेगा बच्चों, O2 बटे डेल्टा टी, और NO के लिए लिखेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे बेटा, डेल्टा NO की सांद्रता बटे डेल्टा टी। अच्छा सही है क्या, नहीं बेटा नहीं है, सामने यहां पर 2 लगा हुआ है तो इस 2 को मैं ला करके यहां पर बटे में लगाऊंगा। अब ये मेरे पास एक सही दर समीकरण बन चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा अब ये तो जब भी हम डेल्टा लगा रहे हैं मतलब बच्चों हम यहां पर औसत अभिक्रिया की दर की बात कर रहे हैं, लेकिन यही लिखना रहा मुझे तात्क्षणिक के लिए, तो तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर अगर लिखना रहा तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, देखते हैं। कुछ अंतर नहीं है बेटा, जहां जहां डेल्टा था वहां वहां डी आ जाएगा। औसत अभिक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं बड़े होते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं छोटे होते हैं। तो इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, चलिए इसी अभिक्रिया के लिए लिख के दिखा दे रहा हूं, डी N2 की सांद्रता बटे dt, ये हो गया बेटा। फिर O2 के लिए लिख के दिखाता हूं, माइनस DO2 की सांद्रता बटे dt। मैं बोल रहा हूं बेटा कोई नया काम नहीं है, डेल्टा की जगह d लगा दो बस। और क्या होगा, NO की सांद्रता बटे 2dt। तो इस तरह से हमारे पास ये दर समीकरण बन गया। ये अगर डेल्टा लगा है तो औसत और बेटा d लगा है तो तात्क्षणिक। एक और बात ये है बेटा कि अगर कोई गैसीय अभिक्रिया रही, क्या रही बेटा, गैसीय अभिक्रिया, तो गैसीय अभिक्रिया में हम क्या करेंगे बच्चों, वो भी देख ही लेते हैं अपन। गैसीय अभिक्रिया, तो बेटा गैसीय अभिक्रिया में सांद्रता के रूप में तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ हम इसे दाब के रूप में भी लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं बेटा, दाब के रूप में। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है N1A गैस प्लस N2B गैस, और ये बना रहा है बेटा N3C गैस और साथ में N4D गैस। तो अभिक्रिया में क्या है, सारे जो अभिकारक हैं वो भी गैस और सारे जो उत्पाद हैं वो भी गैस। तो ऐसी स्थिति में बेटा गैसीय अभिक्रिया के लिए हम अगर दर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो बेटा सांद्रता की जगह दाब लगाऊंगा मैं। कैसे, ध्यान दीजिए, माइनस तो आएगा ही बेटा, माइनस आएगा, दाब में परिवर्तन मतलब बेटा दाब, किसका दाब, गैस A का दाब बटे डेल्टा टी, और साथ में आएगा बेटा N1 नीचे।
जो भी रस समीकरण मिति गुणांक है उसे तो हम कहां ले आते हैं बच्चों, नीचे लेकर के आ जाते हैं। अब ये सेम काम हम किसके लिए करना चाह रहे हैं, बी के लिए। तो ये आएगा बेटा माइनस बी का दाब बटे N2 डेल्टा टी, फिर माइनस नहीं आएगा बेटा, फिर प्लस आएगा उत्पाद के लिए N3 डेल्टा टी और डी का दाब बटे N4 डेल्टा टी, यानी दाब के रूप में भी इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, N4 डेल्टा टी। तो बेटा इस तरह से सांद्रता के रूप में भी लिखा जा सकता है और दाब के रूप में भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये तो बात की बेटा हमने अभिक्रिया की दर की। काय की बात की बच्चों अभी तक हमने, अभिक्रिया की दर, मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया की दर हम लिख रहे हैं, और ये दर बेटा हम हर एक अभिकारक या हर एक उत्पाद के सापेक्ष लिख रहे हैं। अब हम देखते हैं, यहां पर दो बातें और करूंगा बेटा मैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी बातें करूंगा। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो आपका अभिकारक बच्चों कम होते जा रहा है, अर्थात अभिकारक विलुप्त होते जा रहा है। तो कभी कभी क्या है, सवालों में अभिक्रिया की दर ना पूछ करके बेटा अभिकारक के विलुप्त होने की दर पूछी जाती है। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं बेटा अभिकारक के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर। तो बच्चों अभिकारक के विलुप्त होने की दर से हम क्या समझते हैं कि आपका अभिकारक कितनी स्पीड से गायब हो रहा है, कितनी स्पीड से कम हो रहा है वो। तो अगर मैं बेटा वही अभिक्रिया है N1A प्लस N2B जिसमें बन रहा है N3C प्लस N4D। अब यहां मैं अगर बेटा अभिकारक के विलुप्त होने की दर लिखना चाह रहा हूं तो एक एक अभिकारक, पहले मैं क्या लिखूंगा, ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर तो बेटा कैसे लिखेंगे ध्यान दें। पहली बात, कम हो रहा है तो माइनस तो लगाएंगे बेटा, डेल्टा ए के लिए लिख रहे हैं बेटा ए की सांद्रता बटे डेल्टा टी। अब आप बोलोगे सर N1 नहीं लगाया, हाँ बेटा N1 नहीं लगाऊंगा मैं, मतलब जब मैं अभिकारक के विलुप्त होने की दर लिखता हूं, या बेटा अभी हम आगे लिखेंगे उत्पाद के उत्पन्न होने की दर, तो वहां पर हम रस समीकरण मिति गुणांक का कोई उपयोग नहीं करते बेटा। N1 N2 N3 N4 ये कहीं नहीं लिखेंगे, इसका कोई काम नहीं। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देख यहां पर ये है ए के विलुप्त होने की दर कि इस स्पीड से अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है, इस स्पीड से। और जब हम अभिक्रिया की दर लिखते हैं तो बेटा ध्यान रखना, अभिक्रिया की दर हमेशा परिभाषित होती है 1 मोल के लिए। कितने के लिए बेटा, 1 मोल के लिए। तो हम बोलेंगे कि भैया ये N1 मोल के लिए इतनी है, तो 1 मोल के लिए निकालना है तो N1 का भाग दे देंगे। समझे आप, अभिक्रिया की दर जब भी परिभाषित होती है बेटा वो 1 मोल के लिए होती है। तो इसीलिए क्या होगा, 1 मोल करने के लिए हम क्या करेंगे, N1 मोल के लिए इतनी है दर, तो 1 मोल के लिए कितनी होगी, तो बेटा हमने बोल दिए 1 मोल के लिए N1 से भाग दे देंगे हम। तो मतलब A के लिए अगर मैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी भी लिख चुका हूं, लेकिन चलिए बेटा एक बार और लिखते हैं। अगर A के लिए मैं अभिक्रिया की दर लिखूं, अभिक्रिया की दर, तो बेटा A के लिए अभिक्रिया की दर मैं क्या लिखूंगा, माइनस डेल्टा A की सांद्रता बटे N1 डेल्टा T। मतलब जब मैं अभिक्रिया की दर लिखता हूं बेटा तब तो मैं रस समीकरण मिति गुणांक से भाग करता हूं, लेकिन जब मैं विलुप्त होने की या उत्पन्न होने की दर लिखूंगा तो फिर इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, यानी उसमें हम रस समीकरण मिति गुणांक का कहीं कहीं कोई उपयोग नहीं करेंगे। फिर बेटा इसी तरह से हम लिख सकते हैं बी के विलुप्त होने की दर। तो बी के लिए क्या लिखेंगे बेटा, माइनस डेल्टा बी की सांद्रता बटे डेल्टा टी। फिर से मैंने इसके रस समीकरण मिति गुणांक का कोई उपयोग नहीं किया, करना भी नहीं है बेटा।
और अगर B के लिए मैं अभिक्रिया की दर लिखना चाहूं, B के लिए क्या लिखना चाहूं बेटा, अभिक्रिया की दर, तो कैसे लिखूंगा बेटा B के लिए अभिक्रिया की दर, माइनस डेल्टा B की सांद्रता बटे N2 डेल्टा T। मतलब जब अभिक्रिया की दर उसी के लिए लिख रहा हूं मैं, तब तो मैं रस समीकरण मिति गुणांक से भाग कर रहा हूं, लेकिन विलुप्त होने की दर लिख रहा हूं, तब बेटा रस समीकरण मिति गुणांक का कोई उपयोग नहीं कर रहा हूं। अब इसके लिए बेटा मान लीजिए डायरेक्ट ही करते हैं हम, यहां अभिकारक के विलुप्त होने की दर, आप हेडिंग डाल लेना, तथा उत्पाद के उत्पन्न होने की दर। तो यहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं C के उत्पन्न होने की दर, C के उत्पन्न होने की दर। ठीक है ना बेटा, एक मिनट हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो देखिए, C के उत्पन्न होने की दर जब मैं लिखूंगा तो ऋण नहीं लगाऊंगा बेटा, फिर धनात्मक होगा, डेल्टा C की सांद्रता बटे डेल्टा T। लेकिन जब मैं C के लिए अभिक्रिया की दर लिखूंगा बेटा, C के लिए अभिक्रिया की दर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा C की सांद्रता बटे N3 डेल्टा T। और इसी प्रकार से हम D के उत्पन्न होने की दर निकालेंगे बेटा, तो D के उत्पन्न होने की दर क्या लिखेंगे, डेल्टा D की सांद्रता बटे डेल्टा T। या बच्चों इसके लिए जब मैं अभिक्रिया की दर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, डेल्टा D की सांद्रता बटे N4 डेल्टा T। तो आई होप बेटा आप लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब आप अभिक्रिया की दर लिख रहे हैं तो रस समीकरण मिति गुणांक से भाग करेंगे, मतलब बेटा जो सामने अंक लिखा उससे भाग देंगे। लेकिन बेटा जब आप विलुप्त होने की या उत्पन्न होने की दर लिख रहे हैं तब बेटा आपको रस समीकरण मिति गुणांक का कोई उपयोग नहीं करना है। चलिए अब एक छोटा सा प्रश्न है बेटा, एक छोटे से प्रश्न से अपन अपनी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रश्न है मेरे पास, a प्लस 2b, ये बना रहा है बेटा मान लीजिए 3c। अब आपको बोला गया है a b c तीनों के लिए अभिक्रिया की दर लिखिए, मतलब दर समीकरण लिखिए, तथा तीनों के मतलब बेटा a और b के उत्पन्न विलुप्त होने की दर तथा c के उत्पन्न होने की दर लिखिए। तो हम लिखेंगे बेटा एक एक करके। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा दर समीकरण बनाइए, तो हम पहले बेटा एक काम करते हैं, ऐसे नहीं बेटा, वो तो बना ही लेंगे अपन। पहले हम लिख रहे हैं a के विलुप्त होने की दर, a के विलुप्त होने की दर कि आखिर a कितनी स्पीड से विलुप्त हो रहा है। तो a के विलुप्त होने की दर जब मैं लिखूंगा बेटा तो मैं कैसे लिखूंगा, माइनस परिवर्तन का चिन्ह, किस में परिवर्तन बेटा, a की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा T। ठीक है, वहीं बेटा इसके लिए अगर अभिक्रिया की दर लिखना पड़ जाए, मुझे क्या लिखना पड़ जाए बच्चों, अभिक्रिया की दर, तो बेटा क्योंकि इसमें जब हमने अभिक्रिया को संतुलित भी किया तो कोई अंक सामने लिखा ही नहीं है, तो अभिक्रिया की दर भी तो सेम बनेगी ना बेटा, मतलब a की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा T, इस तरीके से। ठीक है, फिर चलिए अब देखते हैं बेटा, यही काम हम करते हैं b के लिए। मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं बच्चों, हम निकालना चाह रहे हैं b के विलुप्त होने की दर। ठीक है बेटा, निकालेंगे अपन, कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। तो ये होगा बेटा माइनस, माइनस क्यों, अभिकारक है बेटा, कम होगा, अपॉन डेल्टा T। लेकिन वहीं हमने लिखा b के लिए अभिक्रिया की दर, b के लिए क्या लिख रहे हैं बच्चों हम, अभिक्रिया की दर। तो b के लिए जब हम अभिक्रिया की दर लिखेंगे बेटा तो हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा b की सांद्रता बटे 2 डेल्टा T। क्या होगा बेटा, माइनस डेल्टा b की सांद्रता बटे 2 डेल्टा T। अब इसमें 2 कहां से आ गया बच्चों, 2 आ गया क्योंकि इसका रस समीकरण मिति गुणांक 2 है, और जब अभिक्रिया की दर लिखते हैं तो रस समीकरण मिति गुणांक से भाग देते हैं। लेकिन जब विलुप्त होने की या उत्पन्न होने की दर लिखते हैं तो रस समीकरण मिति गुणांक
का कोई उपयोग नहीं करते हैं। फिर बेटा ऐसे ही निकालते हैं अपन सी के। अब बेटा सी उत्पन्न नहीं, विलुप्त नहीं हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। उत्पाद हमेशा उत्पन्न होता है बेटा, तो उत्पन्न होने की दर, तो बेटा हम लिखेंगे सी के उत्पन्न होने की दर। तो क्या आएगी बेटा, माइनस अब नहीं लगाएंगे क्योंकि उत्पन्न हो रहा है बेटा, उत्पाद है, बढ़ेगा समय के साथ, तो ये हो गया सी के उत्पन्न होने की दर। लेकिन बच्चों अगर मैंने इसी के लिए लिखा क्या, आपकी अभिक्रिया की दर, इसी के लिए क्या लिखा बेटा मैंने, अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर क्या लिखूंगा, ध्यान से समझना बेटा। अब माइनस तो आएगा नहीं, बी की सांद्रता में, सॉरी बेटा सी की सांद्रता में परिवर्तन बटे 3 डेल्टा टी। ये 3 कहां से आ गया, तो बेटा रस समीकरण मिति गुणांक है। जब जब मैं अभिक्रिया की दर लगाऊंगा तो रस समीकरण मिति गुणांक से भाग दूंगा। आई होप बेटा ये बातें आपको समझ में आई होंगी, तो इसको कर लो नोट। फिर हम एक और सवाल करते हैं। तो चलिए बच्चों एक और सवाल है हमारे पास, और आसान सा सवाल है। आप चाहे तो एक बार वीडियो को रोक करके ट्राई भी कर सकते हैं बेटा। सवाल क्या कह रहा है, H2O2 से बन रहा है H2O प्लस हाफ O2। यदि H2O2 की सांद्रता 15 सेकेंड में, कितने समय में बेटा, 15 सेकेंड। तो जब भी सवाल पढ़ते हैं ना तो हम उसका जो जो चीजें दिया है वो जरूर लिख लेते हैं बेटा, ताकि हमें सवाल करने में आसानी हो। समय कितना है बेटा, डेल्टा टी, यानी समय है आपका 15 सेकेंड, ठीक है। और सांद्रता में परिवर्तन मतलब डेल्टा सी, डेल्टा सी होता है बेटा C2 माइनस C1, ये हमने पढ़ा है। यहां पर C1 कितना दिया है आपको, 0.5, और C2 दिया है बेटा 0.05, ठीक है ना। तो आपको अभिक्रिया की दर बताना है बेटा, तथा O2 के उत्पन्न होने की दर बताना है। बता देंगे बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले डेल्टा C निकालो आप। C2 मतलब 0.05 माइनस C1 0.5। तो इसको हल करेंगे बेटा तो आएगा आपके पास ऋण का 0.45 है ना बेटा, 0.45, लेकिन ये आया बेटा ऋण का। अब आपको तो चाहिए पहले अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर R बराबर बेटा, ये किसके लिए दिया, H2O2, तो इसी के लिए मैं क्या लिखूं बेटा, दर समीकरण। तो क्या लिखूंगा दर समीकरण, माइनस डेल्टा H2O2 की सांद्रता बटे डेल्टा टी, लिख लूंगा बेटा इस तरीके से। तो ये आ जाएगा सांद्रता में परिवर्तन, कितना है बेटा सांद्रता में परिवर्तन, माइनस 0.45 बटे डेल्टा टी। डेल्टा टी दिया बेटा 15 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 0.45 बटे 15, भाग दे देंगे बेटा 0.03, ये आ जाएगा। अब दर है तो दर की इकाई क्या लिखेंगे बेटा, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। इस तरीके से दर तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब पूछा है O2 के उत्पन्न होने की दर निकालेंगे बेटा। पहले एक काम करें हम, देखिए जिस की बात करता है हम उसके लिए बस लेकर के चलते हैं। तो O2 के उत्पन्न होने की दर बोला है हमसे, तो हम क्या करेंगे बेटा, O2 के लिए पहले दर समीकरण बनाएंगे। मतलब क्या बनाएंगे बेटा, ध्यान देना, इधर दूसरा सवाल कर रहा हूं यहां मैं। तो दर बराबर क्या होगा बेटा, दर बराबर होगा परिवर्तन, काय में परिवर्तन बेटा, O2 की सांद्रता में। अब माइनस क्यों नहीं लगाए सर, तो बेटा उत्पाद है, माइनस तो लगेगा नहीं, बटे 1/2 डेल्टा टी। इस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए कुछ कठिन नहीं बेटा, बस आपको उत्पन्न होने की दर चाहिए। इस 1/2 को उधर ले जा लो, 1/2 गुणित R डेल्टा O2 बटे डेल्टा टी, यही तो बेटा तेरी क्या आ गई, उत्पन्न होने की दर। तो 1/2 R का मान यानी दर कितनी आई बेटा, 0.03 बटे डेल्टा O2 बटे डेल्टा टी। तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 से भाग दे देंगे, 0.015। मतलब मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा O2 बटे डेल्टा टी यानी कि O2 के उत्पन्न होने की दर कितनी आएगी बेटा, 0.015 मोल प्रति लीटर
प्रति सेकेंड। ठीक है ना, इस तरीके से हम आंसर ले आएंगे। तो ये था बेटा अभिक्रिया का दर समीकरण, और कैसे आप विलुप्त होने की दर या उत्पन्न होने की दर लिख सकते हैं, ये सारी बातें मैंने बताया बेटा, इनको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। इसके सवाल आपकी किताबों में हो तो उनको करिए। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।